गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान की चर्चा करेंगे और वो है संशोधन के प्रावधान। हम जैसा कि जानते हैं कि संसार में जितने भी लिखित संविधान हैं, सभी लिखित संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और उसके पीछे बहुत साधारण सा दर्शन है कि संविधान का निर्माण एक समय में निश्चित समूह व्यक्ति समूह के द्वारा किया जाता है, लेकिन समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। बदलते हुए समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, समाज बदल जाता है, आर्थिक व्यवस्थाएं बदल जाती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी यदि इस बदलते हुए व्यवस्था में अपने आप को समीचीन बनाए रखना है तो उससे अपने में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। यदि परिवर्तन की संभावना नहीं है, परिवर्तन की के लिए कोई रास्ता नहीं है, और तब जो है वो व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है, पुरानी पड़ जाती है और समय आगे निकल जाता है, समाज आगे निकल जाता है और समाज के लिए पुरानी और पुरातन व्यवस्था किसी काम की नहीं होती और तब जो है व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति होती है और अचानक हिंसा के माध्यम से उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी देशों में संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया है। ये संशोधन की प्रक्रिया ही जो है संविधान के जटिलता या उसके लचीले होने का आधार होती है। कोई भी संविधान कितना जटिल है या कितना लचीला है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। सब बहुत ही साधारण सी बात है कि जिस देश में संशोधन की प्रक्रिया ठीक वैसी ही हो जैसी सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया है, तो उस संविधान को हम लचीला संविधान का नाम देते हैं, लचीले संविधान की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो है संशोधन की प्रक्रिया वैसी ही हो जैसे सामान्य कानून की है, जिसका अभिप्राय यह है कि सामान्य कानून साधारण बहुमत से पारित होते हैं और साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जब विधेयक पर या इस तरह के प्रस्ताव पर मत विभाजन होता है तो उस को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत ही चाहिए। तो ये अत्यंत सरल प्रक्रिया होती है, इसी के कारण इसे हम लचीला संविधान की संज्ञा देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हम हर देश में देखते हैं कि जो संशोधन के प्रावधान है वो मूल रूप से सामान्य विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उससे अलग, केवल अलग ही नहीं बल्कि उससे दुष्कर होते हैं। और जिस देश में ये व्यवस्था जितनी दुष्कर होती है, जितनी मुश्किल होती है, उस प्रक्रिया को हम उतनी ही जटिल कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम भारत के संविधान का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का संविधान लचीले संविधान और जटिल संविधान का एक मिश्रण है और इसीलिए जो है भारतीय संविधान को लचीले और जटिल संविधान का मिश्रण कहा जाता है। क्यों कहा जाता, इसके पीछे देखेंगे कारण क्या है। तो हम देखेंगे, जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया जो है दिखाई देती है। पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें संशोधन करने के लिए जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया है। और सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया है कि विधेयक जो है प्रत्येक सदन में उस पर चर्चा होने के बाद, 3 बार वाचन होने के बाद वो विधेयक जो है उस सदन के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, जिसका अर्थ अभी अभी मैंने बताया कि उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित हो जाता है। उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में भी उसी प्रक्रिया द्वारा उसे पारित किया जाता है और पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत होता है। जो है हस्ताक्षर होते ही जो है संशोधन क्रियान्वित हो जाता है। तो भारतीय संविधान में एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सामान्य कानून के समान प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 2, 3 और 4, ये बहुत ही प्रमुख
आर्टिकल हैं जिसमें संघीय संरचना संबंधित चीज़ें हैं, जिसका राज्य के निर्माण से संबंध है। आर्टिकल 2, 3, 4 दरअसल भारत में राज्य का निर्माण कैसे होगा उस प्रक्रिया से संबंधित है। यह केंद्र पर आधारित है। केंद्र को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह जो वर्तमान राज्य हैं उन राज्यों में से किसी राज्य को विभाजित करके 2 राज्य बना दे, 2 या अधिक राज्यों को मिला करके 1 राज्य बना दे, या अन्य राज्यों से छोटे छोटे हिस्से काट करके एक नवीन राज्य का निर्माण कर दे। ये राज्य के निर्माण करने के जो प्रावधान हैं, इनमें परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। इसी प्रकार 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, इसमें भी परिवर्तन सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के समानांतर ही होता है। ठीक इसी तरह आर्टिकल 81 में 81 में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, वह जो है साधारण प्रक्रिया से ही होता है। इसी तरह संसद के कोरम के संबंध में, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरम का अर्थ है कि उतनी संख्या उपस्थित हो जिससे उस सदन की कार्रवाई प्रारंभ हो सके। तो संसद के कोरम से संबंधित हो, या 124 से लेकर के 135 अनुच्छेद तक जिसमें उच्चतम न्यायपालिका के नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि से संबंधित हो, या उच्च सदन की से संबंधित आर्टिकल 169 हो, इस तरह के जितने बहुत सारे अन्य और प्रावधान हैं जिनमें संशोधन जो है वह साधारण प्रक्रिया से, साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया से ही किया जाता है। तो ये पहला प्रावधान है जो भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में अपनाया जाता है। परंतु ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसको संविधान में संशोधन के दायरे में नहीं रखा गया है, ना ही संशोधन के संदर्भ में जो है इसको संशोधन से संबंधित जो आर्टिकल है इसमें इसको शामिल किया गया है। चूँकि संशोधन से संबंधित जो आर्टिकल है या संशोधन की प्रक्रिया जिस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है वह है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन वाली प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इन प्रावधानों जिसमें साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जाना है, उन प्रावधानों के साथ ही यह लिखा गया है कि इन जो है प्रावधानों में, इन अनुच्छेदों में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जाएगा। विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य को जो सम्मिलित करने वाली जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 368 अनुच्छेद में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये दोनों ही प्रक्रिया जटिल है दूसरी, और इसीलिए भारत के संविधान को जटिल संविधान भी कहा जाता है। तो पहली प्रक्रिया क्या है कि कोई भी विधेयक जिसमें संविधान के संशोधन का प्रावधान हो, और संविधान के संशोधन का अर्थ क्या है, कोई भी एक शब्द जोड़ा जाए या शब्द घटाया जाए या किसी प्रावधान को दोबारा लिखने का प्रयास किया जाए। यदि ऐसी कोई भी चीज़ सम्मिलित है तो यह विधेयक संशोधन विधेयक माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे संशोधन विधेयक दोनों ही सदन में, किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, संशोधन विधेयक जो है दोनों सदन में अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाएगा। विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत का अर्थ क्या है कि जितने भी सदस्य उपस्थित और मत करने वाले हैं, जब मत विभाजन हो रहा है तो उसका 2/3 बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। लेकिन इस 2/3 बहुमत में सदन का साधारण बहुमत भी आवश्यक रूप से सम्मिलित होना चाहिए। विशेष बहुमत का यहाँ पर 2 अर्थ है। संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, पहली कंडीशन, पहली शर्त है। लेकिन इस 2/3 बहुमत में जो है वो सदन का साधारण बहुमत अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझें, जैसे यदि किसी सदन की संख्या 600 है और 600 के 600 लोग जो है उपस्थित हैं,
या 400 लोग उपस्थित हैं, 450 लोग, साधारण जो है आंकड़ा ले लें, 450 लोग उपस्थित हैं, तो इसे पारित होने के लिए जो है कम से कम 450 सदस्य की आवश्यकता है। 450 सदस्य, 450 सदस्य में 301 सदस्य की आवश्यकता पड़ेगी, 2/3 बहुमत। तो 301 सदस्य में दोनों ही चीजें शामिल हो रही हैं। एक और जो है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत है, दूसरी ओर जो पूरे सदन का जो स्ट्रेंथ है, जो 600 है, उसमें से 301 लोग इसके पक्ष में, तो दोनों ही जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी जाकर के वो सदन से पारित माना जाएगा। यदि इसके पक्ष में जो है 300 से कम लोग हैं और साधारण बहुमत पूरा नहीं हो रहा है, तब जो है ऐसी स्थिति में यह पारित नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, विशेष बहुमत का अर्थ बहुत साधारण है कि विशेष बहुमत उस बहुमत को कहते हैं सदन के जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो, साथ ही साथ उसमें सदन का साधारण बहुमत भी शामिल हो। ये पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन भी इसी रूप में इसे पारित कर देता है, तब यह प्रस्ताव जो है वह राष्ट्रपति के पास चला जाता है। यहाँ पर एक और उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ साधारण विधि निर्माण के संदर्भ में यदि राज्यसभा और लोकसभा में यदि कोई जो है मतभेद हो जाता है, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है केंद्रीय सरकार द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था है और संयुक्त बैठक में जो है ये पारित करा लिया जाता है। लेकिन यदि विधेयक संशोधन से संबंधित हो तो फिर जो है इसमें संयुक्त बैठक के कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक सदन ने कबूल कर लिया, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो रद्द ही समझा जाएगा। इसके सुलझाने की कोई विधि संविधान में जो है वर्णित नहीं है। तीसरा जो है संशोधन उन जो है प्रावधानों से संबंधित है, जैसे अनुच्छेद 54-55 राष्ट्रपति का इलेक्शन, जैसे आर्टिकल 73, 162 प्रशासनिक अधिकार के विस्तार, केंद्र और राज्य का प्रशासनिक अधिकार का विस्तार क्या होगा। इसी तरह उच्चतम और उच्च न्यायपालिका संबंधी प्रावधान, अनुसूची 7, अनुच्छेद 368 और विधायी अधिकार का विभाजन इत्यादि के चैप्टर। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका संबंध संघ से, पूरे संघीय संरचना से है, न्यायपालिका का हो या राज्य और केंद्र सरकार के शक्ति विभाजन का हो या राष्ट्रपति के चुनाव का। यदि ऐसे प्रावधानों में, जिसका उल्लेख विशेष रूप से आर्टिकल 368 में किया गया है कि इन प्रावधानों में यदि संशोधन की आवश्यकता है, तो संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नंबर 1, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद इन विधेयकों को राज्यों को भेज दिया जाता है और वेट किया जाता है जब तक आधे राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा इसका अनुमोदन नहीं होता, तब तक जो है इस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु हस्ताक्षर के लिए भेजा नहीं जाता। तो ये जो तीसरी जो विधि है ये अत्यंत जटिल है, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शामिल किया गया है, राज्यों के लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 3 प्रकार की जो है संशोधन व्यवस्था भारतीय संविधान में पाई जाती है। और पहला जो तरीका है वो लचीले संविधान जैसा है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में चूँकि कोई संविधान नहीं, इसलिए वहाँ जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसी के माध्यम से पूर्व जो विधान है उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, इसलिए वो लचीले संविधान का जो है उदाहरण है। भारत में भी बहुत सारे प्रावधान जिसकी हमने चर्चा की, उसमें परिवर्तन जो है साधारण बहुमत से किया जाता है, इसलिए वो लचीला संविधान है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 368 में जो 2 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं में दोनों जो प्रक्रिया है वो सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अधिक जटिल है, अधिक दुष्कर है, और इसलिए इसे जटिल संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जटिल और लचीलेपन का मिश्रण है। अब इसकी आलोचना भी की जाती है कि जो संशोधन है, इस संशोधन की जो है आलोचना
कई स्तर पर की जाती है। पहला स्तर तो यह है कि संशोधन में केवल और केवल भूमिका जो है वो केंद्र को जो है प्राथमिकता दी गई है। केंद्र ही जो है 90% से अधिक भागों में परिवर्तन करने का दायित्व, संशोधन करने का दायित्व केवल केंद्र पर है। और केंद्र में भी 2/3 बहुमत से ही जो है इसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जबकि राज्यों को, संघीय होने के कारण राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी चीज यह है कि नागरिकों की कहीं भूमिका नहीं है। स्विट्जरलैंड में हम पाते हैं कि संविधान के निर्माण में पूरे देश की सहभागिता होती है, पूरे पूरे देश का विश्वास होता है। इसलिए संविधान में परिवर्तन तभी संभव हो जब जनता उसे स्वीकार करे। जनता को कहीं भी भागीदार नहीं बनाया गया है, और इसलिए भारतीय संविधान की बड़ी आलोचना की जाती है कि जिस समय संविधान बना था उस समय भी लोगों को शामिल नहीं किया गया, लोगों को नहीं बताया गया कि ये संविधान बनने जा रहा है और आपको उसके लिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। और संविधान बनने के बाद भी जो है उसे जनता की स्वीकृति के लिए नहीं रखा गया। और अब जब उसमें संशोधन की व्यवस्था है, उसमें भी जनता को या नागरिक को उसमें कोई जो है सहभागिता नहीं दी गई है, जैसा कि अब कई देशों में दिया जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड है जहाँ सभी प्रकार के संशोधन में जनमत संग्रह की व्यवस्था है। तीसरी बात ये कही जाती है कि जो संशोधन होने के बाद नागरिकों की स्वीकृति तो नहीं है, ये तो एक बात है, लेकिन भारतीय संविधान में कोई संशोधन के लिए जनता के पहल की भी कोई गुंजाइश नहीं है, या नागरिकों को भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है कि वह संशोधन हेतु कोई प्रयास कर सके या संशोधन के लिए कोई पहल कर सके। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। तो एक बार तो बिल्कुल निश्चित है कि जैसे संघीय संरचना में भारत में केंद्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है, केंद्र को ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में भी केंद्र को ही मजबूत बनाया गया है, केंद्र को ही अधिक ताकतवर बनाने का प्रयास किया गया है। हाँ, आज इतना ही।